या तो गलतियां करना छोड़ दो या फिर दूसरों को माफ करना सीख लो। We have to balance out कि how we use AI for our advantage. ऑल पाकिस्तान से इसका सामान मंगवाया मैंने, और जो मोटर और कंट्रोलर था वो चाइना से इंपोर्ट करा है। कि इलेक्ट्रिक से अपने बिल की ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई शिकायत है तो वो बिल की कॉपी मुंसलिक करके नेपरा के दफ्तर ले जा सकते हैं। अगर आप ऐसे रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर रहे कि लोगों का इनकम बढ़े तो आप लोगों को पीस रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया बोल है के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और प्रोग्राम का आज आगाज करेंगे अच्छी बात के साथ। शेख सादी फरमाते हैं कि तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की गलती की वजह से उनसे नफरत करने लग जाते हो। या तो गलतियां करना छोड़ दो या फिर दूसरों को माफ करना सीख लो। बिल्कुल सही कहा जी, आपने दूसरों को माफ करना सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं भी अपना तारुफ करवा दूं, वो 120 की स्पीड से निकल गए अफशीन आज। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान, मैं भी आपका मेज़बान हूं और मैं भी अपनी अच्छी बात से आज का आगाज़ करूंगा कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, इफ द डॉक्टर इज ब्यूटीफुल कीप द एप्पल अवे। तो इसी के साथ कुछ अच्छी चीज़ें जो है मौसम के हिसाब से बदलती रहनी चाहिए। आज मौसम अच्छा है तो बातें भी जो है वो अच्छी अच्छी होनी चाहिए, प्यारी प्यारी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ गो कि हम एक न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं तो आपको इतलात भी देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखते हैं आज की बड़ी खबर क्या है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमत कायम। नून लीग के बाद रूलिंग पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और इसके बानी पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का उसूली फैसला कर लिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इस दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा। मशीन आने वाले दिनों में दुनिया में मजीद क्या तब्दीलियां बर्पा करेगी और माशरे पर AI के असरात क्या होंगे, आज के प्रोग्राम में तफसील गुफ्तगू करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफे ने शहरियों का बजट आउट कर दिया। तमाम कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद होने के बाद सेक्रेटरी पावर का सालाना 860 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। माहाना बुनियादों पर सार्फिन से कौन कौन से इजाफी टैक्स लिए जा रहे हैं, कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के रहनुमा हमारे साथ होंगे। और एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बहनों की धूम। मजमूई तौर पर 15 तलाई तमगे पाकिस्तान के नाम। पावर लिफ्टिंग के आलमी मुकाबलों में तारीख रकम करने वाली पावर लिफ्टर सिस्टर्स आज दुनिया बोल में होंगी मेहमान। और यहाँ पर आगाज करेंगे मुल्की सियासत से। मुल्की सियासत में फिर हलचल है। इतलात हैं कि रूलिंग पार्टी ने ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने और उसके बानी चेयरमैन पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का उसूली फैसला कर लिया है। लेकिन साथ ही इतलात भी हैं कि रूलिंग पार्टी को जहां इत्तेहादी जमातों की रजामंदी मिली, वहीं उस पार्टी यानी नवाज लीग के अंदर ही कुछ सीनियर सियासतदान उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। और उनका मौक़िफ़ है कि एक जमहूरी हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी सियासी जमात को कालादम या उसके बराबर कुछ करार दिलवाए, और उनका मौक़िफ़ है कि अमल इतना आसान भी नहीं होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, नवाज लीग हुकूमत में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर अपनी जमात का मौक़िफ़ दोहराया और कहा है कि उसूली फ़ैसला हो गया है, PTI पर पाबंदी ज़रूर लगेगी। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाज लीग के रहनुमा सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज या कल जब भी वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, इतलात हैं कि इस इजलास में PTI पर पाबंदी लगने जा रही है, आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे या अपना ही कोई रद्द अमल देंगे? नहीं यार, पता नहीं, इतना आसान नहीं है। पता नहीं, या तो मेरा ख्याल में क्या नहीं पता, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ कि आपका आइन क्या कहते हैं इस बारे में। जहाँ तक मेरी इतला है या मेरी समझ में आता है, उसके लिए आपको रेफरेंस भेजना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपने किसी भी अगर आपने किसी पार्टी पे पाबंदी लगानी है, मतलब सियासी पार्टी पे, तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ता है और अपना मौक़िफ़ बयान करना कि इस पार्टी से क्या गुनाह सज़द हुए हैं। उसके लिए आपको एक पूरा अपना एक केस बना के भेजना पड़ेगा। और थोड़ी देर ये मुझे समझ नहीं आई कि चंद रोज पेशतर तो PTI को रिकॉग्नाइज किया एज ए पोलिटिकल पार्टी और उनसे कहा गया कि इनकी जमात को रिकॉग्नाइज करें और पार्लियामेंट के में इनका हिस्सा दें। तो कैसे वही सुप्रीम कोर्ट जो उनको रिकॉग्नाइज कर रही है वो उनको कैसे पाबंद कर देगी यार, कैसे तोड़ देगी?
आपको उसके लिए बड़ा मजबूत सा केस बनाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं मुझे नहीं पता, अब आप वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, मुझे नहीं पता ना, मैं तो। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत के लिए किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना मिसाक़ जमहूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? अगर पाबंदी लगाते हैं तो इसके दूरस असरात क्या होंगे और इमरान खान पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई क्या मुनासिब होगी? मैं अगर माजी में देखूं, आपने आर्टिकल 6 का एक किया था ना इतलाक परवेज मुशर्रफ साहब पे, आप तो उनको उनकी हवा को भी नहीं पकड़ सके आप। अब दूसरी बात जो मेरे नजदीक है आर्टिकल 6, यार देखें उसकी सजा क्या है, एक बात। दूसरी बात के उसके खिलाफ जो मवाद है वो क्या ऐसा है जो स्टैंड कर देगा आपकी अदलिया के अंदर? क्योंकि मैंने जो अभी पिछले दिनों में देखा, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो तो यही है कि हर केस आपका मेरे ख्याल में डिसमिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द वीक प्रोसिक्यूशन। अब इसमें तो फिर अपने आप को मजाक उड़ाने वाली बात है। उसके लिए बेहतर होता है कि आप इसके लिए आप पहले अपने केस को मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिए। अच्छा शेख साहब, आप पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, यकीनन मोस्ट सीनियर रहनुमाओं में से आपका शुमार होता है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूँगा कि क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर तमाम इदारे एक पेज पर हैं? और आपकी बातों से ये असर मिल रहा है कि सवाल भी यहाँ पर बनता है, क्या मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की रजामंदी भी इसमें शामिल है? नहीं, लेकिन नावाकियत की तो बात कोई नहीं है, वो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और मियाँ साहब रुए रवाए नून लीग के, हम उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए चीज़ों को। उनको बिल्कुल पता होगा, हकीकत को जानते होंगे। वो एक आदमी थोड़ी है उनके पास जो उनको बताने वाला है, पीछे लोग हैं जो बताने वाला है। मेरे ख्याल में इस सूरत के पुरुतवा होने के लिए उनको फौरी तौर पर अपनी जमात की एक मीटिंग बुलानी चाहिए, देखना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि कोई इख्तलाफ है उनका किसी के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ कोई इख्तलाफ है या उनके साथ किसी का कोई इख्तलाफ है, तो मेरा जाती मेरा ख्याल यही है कि उनको एक मीटिंग जरूर कॉल करनी चाहिए। कुछ तो लोग होंगे जो सच बताएंगे वहां बैठ। अच्छा, कल पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया, क्या वहां से कोई मुल्क मुखालिफ मवाद मिल सका? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मैं कौन सा उस सेक्रेटेरिएट के छापे के दौरान वहां पे था या मुझे उन्होंने वो दस्तावेजात रखी हुई थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये अकल के अंदर ही होंगे। अगर फर्ज कीजिए तो ऐसी वो नेगेटिव कोई किबरी स्पीक कर रहे थे या उससे मुलव्वस थे, तो आपका क्या ख्याल है उन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट में वो सारी चीजें रखी हों? मेरी समझ इस बात है, आप इसको मजाक समझ सकते हैं, सीरियस मजाक, मतलब संजीदा मजाक समझ सकते हैं। नहीं सर, शेख साहब, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई के खिलाफ कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, आपकी पार्टी की जानिब से भी आ रहा है, तारड़ साहब भी कई बार कह चुके हैं। इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि कल उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी जो है वो ये एक बार बयान में कह दिया है कि जिन्हें जेलों में कैद होना चाहिए था वो असम्बली के बाहर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। क्या पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है या लीडरान के खिलाफ? क्योंकि सेक्रेटरीट वाली बात भी आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामला। मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी जमातों को इस किस्म के बयान से गुरेज करनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि आप ये काम करने के बाद आपका पॉलिटिकल सर्वाइवर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में आप एमकों की जन्नत कराते हैं। सियासत को सियासत के साथ करते हैं, सियासत को खिदमत समझ के करते हैं। इन बयानों के साथ या किसी को पकड़ के आप जेल में बंद करते हैं, उससे आपकी साख बेहतर नहीं होगी, आपकी साख तबाह होगी, बर्बाद होगी, और ये वो बेहतर तरीका नहीं है। लेकिन फिर तीसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज आप करेंगे उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। बेशक वक्त एक जैसा थोड़ी रहता है। आप सोच सकते हैं कि पीटीआई जो है वो ऑपोजिशन में चली जाएगी या इक़्तिदार से महरूम हो जाएगी। वक्त ने करवट ली, पीटीआई बाहर हो गई। नून लीग सोच सकती थी कि इक़्तिदार में वापस आएगी, इक़्तिदार में आ गए। अब आने वाले वक्त में या आने वाले पल में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सिर्फ एक ही ज़ात है जो है अल्लाह की ज़ात, जिसको पता है कि उसने क्या करना है, उसकी क्या प्लानिंग क्या है उसकी। तो मेरे ख्याल में ऐसा काम करने से ग्रेस करनी चाहिए। पीटीआई ने अपने दौर में ऐसे काम किए थे ना, आज वो उसका सामना कर रहे हैं और आज पछता रहे होंगे कि हम ये ऐसा ना करते तो शायद आज बेहतर होता, कोई आवाज उनके लिए उठ रही होती। वरना तो आप देखिए ना, जहाँ पे भी आप मौलाना साहब क्यों साथ है, जो अचकदई साहब के साथ है,
किस किस के साथ कैसा कैसा बेहुदा मजाक नहीं किया गया, कैसी कैसी बेहुदा शक्लें दी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सियासतदान को कम अज कम बोलने से पहले और एक्ट करने से पहले बहुत मरतबा देखना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर उसके बाद बोलना चाहिए और अपनी जो भी आपने अमल करना है उस पर आपको अमल करना चाहिए। वरना फिर आने वाले वक्त के लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आने वाले वक्त में आपके साथ यही कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। बल्कि आपने जो खूबसूरत बात की, उसके साहब ने कहा है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। इस वजह से ये सोच के रखना चाहिए कि आपने भी ये मकान खाली करके जाना है और जब आप दूसरी बेंचेस पे बैठेंगे तो आपके साथ भी यही हो सकता है और यही होना चाहिए। बहरहाल शीन, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात तो हैं, जो कि शेख साहब सीनियर रहनुमा है वो भी ये बात कह रहे हैं और दूसरे रहनुमा जो हैं वो अलग बातें कर रहे हैं। इख्तलाफात पार्टी में ज़रूर हैं, वरना ये अमल तेज़ी से भी आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते चलें कि दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और अब AI टेक्नोलॉजी यानी कि मसनूई ज़हानत का दौर है। मसनूई ज़हानत दुनिया को बदल रही है। आप या हम चाहें तो AI की मदद से वीडियो में अपना चेहरा भी बदल सकते हैं और अपनी आवाज़ को दूसरी ज़बान में बोलने के इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि खुदकार तौर पर ईमेल्स का जवाब देना, हमारे लिए ईमेल्स लिखना, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करना, हमारे काम में हमारी मदद करना और इसके अलावा सेहत से मुतालिक मशवरे देना, एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करना। इस वक्त हम एक नए आलमी इनकलाब का मुशाहिदा कर रहे हैं। लेकिन इस AI के दौर में हमारे तब्दील होते माशरे में हमारी अपनी पहचान तो कहीं खो ही नहीं जाएगी। क्या कहते हैं आप इस पर? बिल्कुल ये ऐसा ही है, बल्कि मैं इसके ऊपर कुछ खास कह नहीं पाऊंगा। इस पर कहने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर सारा आलम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सोशल साइंटिस्ट भी हैं और AI के ऊपर काफ़ी काम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो हमें मवाद मिला उसके ज़रिए हमने एक तैयार की खबर और आपके सामने अभी हमने पढ़ी भी वो खबर। आपने सुना कि जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि AI कर रहा है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि आम इंसान के सामने आ रही है कि जी तस्वीर बदल ली या चेहरा बदल लिया या आवाज़ बदल ली। AI ने बहुत अच्छे काम भी किए हुए हैं, जैसे कि आपको लाइव कॉल आपकी ट्रांसलेट कर देता है जिस लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में, तो आप अपने कॉलर से किसी भी इंटरनेशनली बात कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज के लिए एक एडवांटेज है। इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं जो मेन आ रहे हैं सामने, क्योंकि क्राउड स्ट्राइक भी हमने अभी देखा है, पूरी दुनिया को उसने जाम कर दिया। सिर्फ एक दिन के अंदर एक सिक्योरिटी पैक ने जब साइबर सिक्योरिटी को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है तो डेफिनेटली नुकसान भी होंगे। तो आप इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती है बेहतर। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात ज़रूर मौजूद होते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी ऐसी सहूलत को जो आपके लिए ईजाद की गई है, जो इंसानों ने खुद ईजाद की है, उसको अगर आप मस्बत अंदाज में लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और उसका अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगी। एज अ सोशल साइंटिस्ट एंड अ रिसर्चर मैं तो आगे प्रेडिक्ट ये कर रही हूँ कि हमारी दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं जो कि चीज़ों को अपने लिए अच्छे इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करते हैं और बुरे इस्तेमाल के लिए भी करते हैं। अगर हम इससे अपनी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में हम तरक्की कर सकते हैं। वो इस्तेमाल क्या हो सकता है? वो इस्तेमाल ये हो सकता है कि ऐसे काम जो ह्यूमन डिलेज पैदा करते हैं उसमें कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर जो है आपको एक स्पीड फराहम करते हैं, उसको हम एक मतलब इस तरीके से ले सकते हैं कि जी हमारी प्रोडक्टिविटी को वो इन्हांस करे, हमारी एफिशिएंसी को इन्हांस करे और जहाँ पे एक ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है उसको वो कम करें। लेकिन अगर हम इसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि हम किसी मुल्क पे या किसी कौम पे या किसी ऐसी चीज़ पे ताकत हासिल कर सकें तो वो उसका गलत इस्तेमाल होगा। तो वी हैव टू बैलेंस आउट कि हाउ वी यूज़ AI फॉर आर एडवांटेज। अच्छा ये बताइए कि अभी हमने जैसे कहा कि हमारी ही शक्ल यूज़ करते हुए, हमारी ही आवाज़ यूज़ करते हुए कोई दूसरा उस पर सब्जेक्ट भी आ सकता है, तो जैसे कि न्यूज़ एंकर्स हैं, क्या वो भी रिप्लेस हो जाएंगी इस तरह से? क्या ह्यूमन रिसोर्स नहीं, आपकी जॉब सिक्योर है। आप टेंशन ना लें, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली करीब आ चुका है। बल्कि ऐसे न्यूज़ कास्टर्स मैं इंस्टाग्राम पे देख चुकी हूँ, ऐसी न्यूज़ रिलीजेस भी हैं वेयर AI हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूज़ कंटेंट और जो रोबोटिक
न्यूज़कास्टर्स हैं, न्यूज़कास्टर्स वो हैं, वो अवेलेबल हैं, ऑप्शंस हैं बिल्कुल। हाउएवर द ह्यूमन टच इज स्टिल मिसिंग, और उसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। एज अ रिसर्चर हम टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल को प्रमोट ज़रूर करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिप्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं अच्छा, करते। अब ज़रा न्यू एज के जो हैं हम बाबेश की बात कर लेते हैं, एलन मस्क, जिनको अगर मैं बाबेश कह रहा हूँ तो शायद गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल उन्हीं का चर्चा है हर जगह। उनसे जब एआई की बात की जाती है तो वो डरा देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, एआई बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक है। यानी समझ लीजिए, अगर मैं मिसाल दूँ टर्मिनेटर मूवी के स्काईनेट की, तो वो कहते हैं जी एग्जैक्टली ये होने जा रहा है, क्योंकि मशीनें अपने आप को खुद से जो है वो डिसीजंस लेंगी। और अभी जो है वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके अंदर फीड की गई हैं, लेकिन वो खुद साख्ता तौर पे चीज़ें समझ सकते हैं। कुछ दिनों पहले जो है वो हमने एक ख़बर पढ़ी कि जी एक रोबोट ने सुसाइड कर ली, ये भी खबर आई है, तो वो भी एआई पे ही चल रहा था, वैसा ही था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजी तो लेकर आ जाते हैं, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए कवानीन नहीं बना पाते हैं कि जी इसका क्या इस्तेमाल होगा, कैसे नहीं। अभी जैसे परसों की अगर हम बात करें तो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जी सोशल दहशतगर्दी हो रही है। अब ये सोशल दहशतगर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, लेकिन उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के कवानीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये बताइए, डिजिटल जो है, डिजिटल सोशल मीडिया के ऊपर जो दहशतगर्दी हो रही है, सॉरी डिजिटल दहशतगर्दी का उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, तो इसे कवानीन जो बनाए जाते हैं ये कौन बनाएगा, और ये क्यों हम इतना लैग क्यों करते हैं इस सेगमेंट में? देखिए जी, जो कवानीन ऑलरेडी ह्यूमंस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, पहले उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, तो आप कंप्यूटर्स के कवानीन की बात कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें एक पूरी फिलॉसफी के थ्रू की जा रही है। एंड एज अ रिसर्चर आई हैव स्टडीड पोस्ट ह्यूमनिज्म थ्योरी, एंड पोस्ट ह्यूमनिज्म थ्योरी सजेस्ट्स कि जी ह्यूमन रिप्लेसमेंट इज देयर। और जिन लोगों ने ये थ्योरी प्रोड्यूस की है उनका भी एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत जो है ना काम किया जा रहा है। और ये आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, बट एलन मस्क इज एब्सोल्युटली राइट कि डीपॉपुलाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, और इसके तहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं कि जिसके ज़रिए ह्यूमन पॉपुलेशन को ना सिर्फ कंट्रोल किया जाएगा बल्कि ह्यूमन पॉपुलेशन को श्रिंक भी किया जाएगा। बिकॉज कंट्रोवर्सी है, कोविड इज वन पार्ट ऑफ दैट थिंग, एक कंट्रोवर्सी है, मतलब मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। controversies as well, लेकिन I mean there are theories that exist exactly and they are being taught, you know। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ताल्लुक़ रखती हूँ, एंड वहाँ पे हमने पोस्ट ह्यूमनिज्म थ्योरी पढ़ी है। नाउ इट्स अ वे कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि उसका क्या जो है ना फ़ायदा और नुकसान दोनों है। एज आई सेड अर्लियर कि हमें हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे एडवांटेज के लिए नहीं है। वी हैव टू यू नो, आई मीन अगेन रूल्स भी हमें ये सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। As you said, who's going to create those rules? It is again, you know, very much interlinked. Everything is interlinked. चाहे laws हों या ना हो, उनकी implementation जब तक नहीं होगी, कोई भी law किसी काम का नहीं है जब तक उसको enforce नहीं किया जाएगा, जब तक उसको implement नहीं किया जाएगा और उसको सही नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या सही और क्या गलत है ये भी आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस डिटरमिन करता है। अच्छा, एआई के ज़रिए जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अब ऐसे लिखना और अपने असाइनमेंट्स करना कितना आसान हो गया है? इस तरह से उनकी क्रिएटिव सलाहियतें महदूद नहीं हो जाएंगी? बिकॉज़ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ा भी है, और वहाँ हमें एक डिस्क्लेमर फॉर्म साइन करना पड़ता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है ना ली है, बिकॉज एज यू से एसेज लिखना आसान हो गया है, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं या कोई एकेडमिक पेपर लिख रहे होते हैं उसमें आपको रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। द सेम वे इफ़ यू आर राइटिंग or seeking help from, you know, chat GPT, or and it's not just chat GPT, there are like there are 50 other of you know softwares। वो नाम उसका chat GPT से मशहूर हो गया है, but there are many softwares। but there are many softwares, तो वो उसका आपको रेफरेंसिंग देनी पड़ती है। and let me be honest, मैंने थोड़ा बहुत
बिकॉज मैं पेपर्स लिखती हूँ, मैं research बुक्स लिखती हूँ, reports रिसर्च आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ, तो मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट, बट समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप लिख रहे हैं वो 100% एक्यूरेट है। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ते, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो लिख रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप सिर्फ आपको किसी ने प्रोड्यूस, एक तरह से आपकी क्रिएटिव सलाहियत तो दब गई ना। क्रिएटिव सलाहियत भी दब गई, और ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक चीटिंग, यू नो, मरने का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए आपने होती उसमें है। कोई रिसर्च की नहीं, कुछ अपनी तरफ से आपने ऐड किया नहीं और बस बना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन यूथ अफेयर्स की जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर भी हैं, तो आप कुछ सेमिनार भी एआई से रिलेटेड करने जा रहे थे, तो ये किस किस्म का कोई अवेयरनेस सेमिनार है या कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है, इसकी ज़रा डिटेल बताइए। नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन अफेयर्स, पहले मैं ज़रा बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक ऐसा इदारा हमने इंटरनेशनली कनाडा में रजिस्टर किया है, जिसके ज़रिए हम साउथ एशियन लोगों के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। इस तरीके से साउथ एशियंस अपने आप को प्रोमिनेंट कर रहे हैं दुनिया भर में, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब मैंने इसको इसलिए कायम किया बिकॉज आई थॉट के साउथ एशियन रिसर्च इज़ वेरी मच लिमिटेड कंपेयर्ड टू यू नो यूरोपियन रिसर्च या नॉर्थ अमेरिकन रिसर्च। तो इस वजह से हमने इस इदारे को कायम किया कि हम रिसर्च कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारी एक यूरोप में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नेक्स्ट ईयर। उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू नो कि एआई को हम किस तरीके से साउथ एशिया में यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली, और किस तरीके से इसको डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफ लाइफ है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस हवाले से कॉन्फ्रेंस है जिस पे हम साउथ एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को बुलाएंगे, उसमें मुकाले पढ़े जाएंगे, लोग डिस्कशंस करेंगे और वे फॉरवर्ड डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में इसके क्या अफादियत हो सकती है एआई की? हेल्थ सेक्टर में बेसिकली इस वक्त तो ये एक कंसल्टेंट के तौर पे जो है ना डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए इन देयर डायग्नोसिस और यू नो रिकमेंडेशंस के तौर पे यूज़ हो रहा है। इन द नियर फ्यूचर पॉसिबल years to come, it may even replace the doctors, you know. अच्छा, वो कैसे? Because there would be robots that robotic would be operated. Exactly. उसके वो भी हो रही हैं इस वक्त, ट्रायल भी चल रहे हैं। तो सर्जरी से लेके हर चीज़, सर्जरी से लेके हर चीज़ तक जो है ना इसकी वो है, बट राइट नाउ इसको बहुत लिमिटेड तौर पे यूज़ किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, एनालिसिस और स्टडी रिपोर्ट्स जो है उसको एनालाइज करने के लिए एआई को हेल्थ में यूज़ किया जा रहा है, और ना सिर्फ हेल्थ में बल्कि एग्रीकल्चर तक पे जो है एआई यूज़ की जा रही है कि किस तरीके से क्रॉप मॉनिटरिंग एआई कर रहा है, सॉइल डायग्नोसिस तक जो है एआई वो कर रहा है, एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में भी जो है AI is being used, और एंटरटेनमेंट में तो आप हम लोग सब जो है AI को यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह सोशल मीडिया पे आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स से जो है चीज़ें खुद वायरल किस तरीके से हो रहे हैं, क्या इसके ऊपर हैशटैग्स लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और आपके दिमाग में जो होता है आप सिर्फ सोचते हैं और वो आपके सामने जो है ना आ जाता है। एल्गोरिथम जो लगाया हुआ है इंस्टा और फेसबुक ने कि आप बातें भी कर रहे हो तो वो आपके माइक को एक्सेस करके पहुंच जाता है। यू नो, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी कि कल मैं एक लोकल ब्रांड की शॉप पे गई थी और आज उसका एड मेरे पास जो है ना आ रहा था, तो लाइक यू नो आई हैव नॉट सीन दैट एड बिफोर। नहीं, ये ऐसा ही होता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब जाने से पहले कि युवाल नोवा ने जो है वो एक प्रेडिक्शन की थी कि जी मशीनें मुस्तकबिल में इंसानों को रिप्लेस कर देंगी, ठीक है जी, और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई, इस पर बहस भी हुई, काफ़ी कॉलम्स भी लिखे गए, थ्योरीज भी पेश की गई, और अगर हम देखें तो अंदाजे के मुताबिक 90% जो थ्योरीज़ हैं, जो कॉलम्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके नुकसानात इंसानों के लिए, हम तो बहैसियत इंसान ही सोचेंगे ना इस चीज़ को, हमारा इसमें फ़ायदा क्या है? देखिए, जो वॉर भी होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वॉर होती है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं,
और ये हम ह्यूमंस ही जो है क्रिएट कर रहे हैं। हमसे पहले भी सिविलाइजेशंस रही हैं और वो किसी ना किसी वजह से ही श्रिंक हो गई या नॉन एग्जिस्टेंट हैं। द सेम वे आई थिंक हम भी उसी डायरेक्शन में जो है जा रहे हैं, जहाँ हम खुद ही ऐसे अवामिल क्रिएट कर रहे हैं कि हमें ही सबसे ज़्यादा जो है उसका नुकसान यानी होगा। कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता नहीं होता तो दरख्त के कटने का रास्ता नहीं होता। Exactly. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने Sure, बड़ी डिटेल गुफ्तगू की इस पे, और नाजरीन को भी जो है वो पता चल गया होगा कि जी एआई के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। अरिजीत के गाने अपनी आवाज़ के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड कर देना सिर्फ एआई का काम नहीं है, आप पढ़ें उसके बारे में और मेटा वर्ल्ड से जो है वो कनेक्ट हो जाइए। हम भी कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल डिस्कनेक्शन ज़रूरी है क्योंकि वक्फा लेंगे हम। अच्छा ठीक है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की, जो कि कदम कदम पर बिखरा हुआ तो है लेकिन कदरदान कम और मौके ना होने के बराबर हैं। हमारे एक नौजवान ने पाकिस्तान में पहली बार हाइब्रिड जीप तैयार की है। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म कायम हसन की अपनी मदद आप के तहत तैयार की गई इस जीप को बिजली और पेट्रोल दोनों पर चलाया जा सकता है। क्या बात है जी नाजरीन, बेहतरीन फार्मूला तैयार हो चुका है और अब मार्केट में आने की देर है। जान लेते हैं इसी गाड़ी के इंजीनियर कायम हसन साहब से कि ये आखिर उनके जहन में क्या आया और क्या सोच के उन्होंने बनाया। कायम हसन साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायम साहब, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपने इंस्पिरेशन ली है, जो अब आप पेशावर यूनिवर्सिटी के जो हैं फुनसुक वांगड़ू बन चुके हैं, 3 इडियट के अंदर जो आमिर खान ने किरदार निभाया था, तो ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? मतलब कि यार मुझे ये तीनों चीज़ें एक ही गाड़ी के अंदर चाहिए। इंस्पिरेशन तो कहीं से नहीं, मुझे खुद शौक था ऑटोमोबाइल्स का शुरू से। तो ऐसा था कि मैं गाड़ी परचेस करने लगा था कुछ टाइम पहले, तो गाड़ी बहुत महंगी थी मार्केट में और हाइब्रिड तो कोई मिल नहीं रही थी। तो मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो मैंने इंजीनियर का माइंड रखते हुए एक ऐसी गाड़ी बनाने का सोचा जिसका रेट कम हो और उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हो जो मार्केट में गाड़ी उससे ज़्यादा। तो मार्केट में सिर्फ हाइब्रिड अवेलेबल थी, सोलर प्लग इन हाइब्रिड किसी के पास भी नहीं थी इस टाइम पे। वो बहुत रेयर है जो सोलर प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स आती हैं। तो मैंने खुद थोड़ी रिसर्च की, कैलकुलेशंस की, और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम था कि पूरा चेसिस भी अपना फैब्रिकेट किया, वो कैलकुलेशंस के ऊपर किए, वो पूरी गाड़ी भी फर्स्ट टाइम फैब्रिकेट इस तरह बेस से। तो आपको इस गाड़ी बनाने में कितने एक्सपेंसेस आए? इस गाड़ी को बनाने में मेरे 16.5 लाख रुपए लगे। ओह, 16.5 लाख रुपए। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़रा कि अब इसकी माइलेज पे बात कर लेते हैं कि ये ईवी मोड के ऊपर कितना चलती है चार्ज होने के बाद। अगर ये फुल चार्ज हो जाए, फुल चार्ज होने में टाइम कितना लगाती है ये सोलर से, और साथ साथ हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इसकी क्या एवरेज आती है? सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पे 60 किलोमीटर की रेंज देगी। ये भी बेस वाली मतलब नॉर्मल बैटरी लगाई है इसमें, ठीक। सबसे बेस वाला वर्जन है जिसकी वजह से 60 किलोमीटर देगी। अगर इसको हम इंप्रूव करें तो ये 120 किलोमीटर तक इंप्रूव होकर जा सकती है। ओके। जब इंजन स्टार्ट होगा, इंजन इसमें 200 सीसी का आईसी इंजन लगा हुआ है, वो आपको 1 लीटर पे 35 to 40 किलोमीटर की रेंज देगा। ओके। अगर मतलब एक चार्ज और 1 लीटर पे आप 100 किलोमीटर अचीव कर सकते हैं। और ये 2000 सीसी के इंजन की आप बात कर रहे हैं, बड़ा हैवी इंजन होता है। हाइब्रिड में इतना हैवी इंजन होता नहीं है यूजुअली। ये 2200 सीसी है। अच्छा, ये 200 सीसी है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था। ये 200 सीसी के ऊपर तो फिर अच्छा चल जाएगा। जब सोलर लगा हुआ है ना, जब आप 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो वो सोलर पे ही चल रहा होता है उस टाइम पे। और अगर आप गाड़ी खड़ी कर दे स्टिल, तो स्टिल खड़ी करने से 3 घंटे इसको लगते हैं सोलर से फुल चार्ज होने में, और घर में भी सेम टाइम है। घर के अगर आप चार्जिंग में चार्जर पर अगर चार्ज करना चाहे तो। अच्छा, क्या मुझे बताइएगा कि आपने ये गाड़ी बनाई कितना अर्सा हो गया आपको? आपने किसी कंपनी से इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, आप मार्केट में लेके गए, वैल्यूएशन करवाई आपने इस प्रोडक्ट की? ये प्रोजेक्ट अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही कंप्लीट हुआ है। इस पे मेरा 6 महीने का टाइम पीरियड लगा टोटल इसको फैब्रिकेट करने में, क्योंकि मेरी साथ साथ क्लासेस भी थी, यूनिवर्सिटी भी जा रहा था मैं, और साथ साथ गाड़ी को भी फैब्रिकेट कर रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था कि अकेले काम करना इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, सारा प्रॉपर कैलकुलेशंस के ऊपर। फर्स्ट टाइम था मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया एक साथ। नहीं, ज़बरदस्त। आपने तो बिल्कुल ब्रूस वेन वाला काम कर लिया और बेहतरीन गाड़ी जो है वो आप तैयार करके ले आ चुके हैं। अब मेरे ख्याल में आप वैल्यूएशन के लिए जा रहे होंगे मार्केट में, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ प्लान है उसका? कुछ कंपनी से बात की है, कुछ जहन में है तो ज़रा बताइए। प्लान है मेरा आगे इरादा है फ्यूचर में किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करके उसको मार्केट में लाऊंगा इस मॉडल को अपने। और इंशाल्लाह ये चेसिस जो फर्स्ट टाइम डिज़ाइन हुआ पाकिस्तान में, इसी चेसिस ब्लेड के ऊपर मैं शटल, लोडर, रिश्का
कुछ भी जो रिक्वायरमेंट हो मार्केट की, हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करके दे सकते हैं इनको। ज़बरदस्त। अच्छा, कॉस्ट को कैसे कट करेंगे, क्योंकि जब आप मास प्रोडक्शन पे जाएंगे और आगे का आपने सोच रखा है कि जी आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से कोलैब करने वाले, तो कॉस्ट की भी जाहिर सी बात है कि फिर आपको कंट्रोल करना होगा, तो उसके बारे में क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उसके लिए मैंने सारे ऑप्शंस निकाले हुए हैं। इसका बल्क प्रोडक्शन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब पार्ट्स हम बल्क में लेंगे तो प्राइस तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। बाकी इसमें चेसिस में जो हमने अमेंडमेंट्स करेंगे और मटेरियल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे भी कॉस्ट कम होगी। अभी जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है मेरे मतलब प्रोजेक्ट का, ये जीप वाला। नेक्स्ट जो शटल और जो रिश्का टाइप मॉडल निकालेंगे वो सस्ता होगा, फिर वो हाफ एंड ऑफ की प्राइस में फर्क होगा उसका। ज़बरदस्त। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी जो है वो आप जा रहे हैं, यानी ये तो किरायों में भी जो है वो अफशीन काफ़ी कमी आ जाएगी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवी मॉडल के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं तो ईवी मॉडल्स बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। इलेक्ट्रिक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी महंगी आ रही हैं, और ये तो महज इन्होंने 16-17 लाख रुपए के अंदर ये प्रोजेक्ट बना लिया है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई सस्ती से सस्ती भी पाकिस्तान में लेने के लिए जाएँ तो वो 1 करोड़ से ऊपर की मालियत में आपको मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। हाँ, तो ये अच्छी और बेहतरीन एक आपके पास गाड़ी आ सकती है कम कीमत के अंदर। अब मुझे बताइएगा कायम कि आप ये आपने बताया कि जी आपने खुद ही सोची, खुद ही मार्केट में गए, आपको सामना करना पड़ा, तो क्या दुश्वारियां मार्केट में आपको आई जो आप गाड़ी खरीदने की बजाय गाड़ी बनाने पे आ गए कि आपने कहा नहीं यार बनाना ज़्यादा आसान है, मैं बना लूँगा? क्या ऐसे हर्डल्स थे जो कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं एज ए कंज्यूमर, आप मुझे बताइए। हर्डल्स ये थे कि पुरानी गाड़ियाँ 4-4, 5-5 साल पुरानी गाड़ी थी और उन पर टैक्सेस की वजह से उनकी प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो दिल नहीं मान रहा था कि इतना पुरानी गाड़ी की मतलब 5-6 साल पुरानी गाड़ी की प्राइस इतनी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा क्यों ना, वैसे भी इंजीनियर में पढ़ा हुआ है मैंने, सब कुछ कैसे कैलकुलेशंस करनी, कैसे क्या करना है, तो सब कुछ मुझे पता था। तो मैंने कहा अपना प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं, तो मैंने गाड़ी ट्राई की। सबसे ज़्यादा हर्डल्स हुई है मुझे इसका सामान मतलब मंगवाने में। ऑल पाकिस्तान से इसका सामान मंगवाया मैंने, और जो मोटर और कंट्रोलर था वो चाइना से इम्पोर्ट कराया। ये एक डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, सब कुछ अरेंज करना और इतने कम टाइम पीरियड में अरेंज भी करना और साथ में फैब्रिकेट भी करना। ज़बरदस्त। बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी कि ये गाड़ी धूप में खड़े खड़े चार्ज भी हो जाएगी, तो ये तो आपने फ्री सवारी बना दी है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट मॉडल जो होगा वो फुली इलेक्ट्रिक होगा और सोलर से प्लग इन हाइब्रिड, प्लग इन इलेक्ट्रिक होगा। फ्यूचर में मजीद भी इस तरह की गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने के ख्वाहां हैं? जी इंशाल्लाह फ्यूचर में जो नेक्स्ट मॉडल होगा उसके अंदर पेट्रोल का इंजन नहीं होगा। ये सी रेट इंक्रीज इसकी कैलकुलेशन में निकाली है। नेक्स्ट टाइम वो 120 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज ही देगा। बिल्कुल। आपको हुकूमत से कोई ताउन की कोई रिक्वेस्ट करनी है या फिर आपको हुकूमत से कोई हमारे पैगाम देना है हमारे तवज्जुह से? गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए बट कोई पूछने वाला उनका नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमारे लिए कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए कि लोग उस पर अपना टैलेंट लेके आए, हिडन टैलेंट आगे लेके आए, तो क्या ही बात हो जी, पाकिस्तान का टैलेंट हम वर्ल्ड वाइड फैला सकेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान से F1 के जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है बन के जाते हैं, कॉन्सेप्ट कार्स जो हैं वो बनती हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही जो हैं जो बनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कम्पीट भी करते हैं, जीतते भी हैं। आपका भी जो है वो मॉडल जिस तरीके का आपने बनाया हाइब्रिड, वो भी इंशाल्लाह बहुत ही सुपर सक्सेसफुल होगा। और फिर आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर के जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं, तो फ्यूल से जो है, गैस से स्पेशली जो है पूरी दुनिया में जान छुड़ाई जा रही है और ईवी मॉडल की तरफ आया जा रहा है। अब आप भी जो है वो आपने बताया कि नेक्स्ट जो आपकी कॉन्सेप्ट कार है वो टोटली इलेक्ट्रिक होगी, तो डेफिनेटली फिर आप उस मॉडल को जो है वो प्रमोट करेंगे। इस मॉडल को आप एज अ ट्रायल ही जो है वो लेंगे कि भाई आपने एक सक्सेसफुल मॉडल बना लिया, अब आपको ये पता चल गया है कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। नहीं बिल्कुल, एक बात आपने बिल्कुल ठीक की है, जबरदस्त जबरदस्त। और ये मैंने जो बताया था ना, तो मेरा एनवायरनमेंट के ज़हन में था, तो इसकी नॉर्मल कार से 80% कार्बन एमिशन से कम है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, ज़्यादातर चलती है इलेक्ट्रिक पे ही है, इसी वजह से 80% नॉर्मल गाड़ी से कम ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बेहतरीन, बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अच्छा, अब कायम मुझे एक चीज़ बताइएगा जो कि मैं हमेशा जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रिक कार या इस हवाले से किसी से भी बात होती है तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछता हूँ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो ये चलने की हद तक तो है, अब जो इसकी जो बैटरीज होती हैं उन्हें डीकम्पोज कैसे किया जाता है? इस पे जो मैंने भी फिलहाल यूज़ किया वो लेड एसिड है, तो लेड एसिड डीकम्पोज नहीं करते, वो उसी को रिसाइकल करके रीयूज़ कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, यानी ये फ्यूचर में आयरन फॉस्फेट की बैटरी लगाऊं, आयरन फॉस्फेट, तो फिर वो उसका मसला होता है।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कायम हसन साहब, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्ट्रिक मॉडल। आप बहुत जल्दी और फिर जब आप वो बना लेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको यहाँ स्टूडियो में मधु करेंगे, बल्कि गाड़ी के साथ ही आपको बुलाएंगे, एक ट्राई भी जो है वो यहाँ पर छोटी मोटी सी लगा लेंगे। था बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पाकिस्तान का और यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और नाज़रीन, पाकिस्तान के हर घर के लिए बिजली का बिल दर्द सर बन गया है। घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है और इस मद में कितने पैसों का बिल आ रहा है, शहरी खुद नहीं समझ पा रहे। शहरी अपने बजट आउट होने पर शदीद बरहम है और मुतालबा कर रहे हैं कि एक बिल पर 8-8, 10-10 इक़साम के टैक्स लगाकर आवाम का खून निचोड़ना बंद किया जाए, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल की फीसेस और खाने के पैसे भी बिजली के बिलों में अदा हो रहे हैं। जी नाजरीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर नायब चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन जनाब अब्दुल सलाम दादा भाई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। रिपोर्ट आपने भी मुलाहिजा फरमाई, हमने भी की। कल आपने इसके ऊपर एक 16 नुकाती जो है वो एजेंडा भी बना के जो है वो हुकूमत को भेज दिया है। लेकिन ये सारी डिटेल देखने के बाद तो सर ऐसा लग रहा है कि इनके घर का राशन भी जो है वो एक दिन आएगा कि कंज्यूमर ही डलवा रहा होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बिजली ने सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई किया हुआ है आजकल पाकिस्तान की आवाम के मसाइल में। अच्छा, उसकी एक वजह ये है कि जो IPPs हैं, जो कि अब ज़बान ज़द आम हो गया है, उनको गवर्नमेंट फ़िक्स्ड कैपेसिटी चार्ज दे रही है। यानी कि आप बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, नेशनल ग्रिड को सप्लाई करें या ना करें, आपने पेमेंट पूरी वसूल करनी है। अच्छा, उसका अल्टीमेट बोझ जो है वो तो एंड कंज्यूमर पे यानी पाकिस्तानी अवाम और सारिफ पर आता है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अपने चेयरमैन कौकब इकबाल के ज़रिए रियासत, हुकूमत, रियासती इदारों को मीडिया के तवस्सुत से एक 16 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। मैं रियासत या रियासती इदारों और हुकूमत पर तनकीद में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये हमारा राइट है कि हम मुअद्दबाना इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपनी सिफारिशात और गुजारिशात हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएँ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। उसमें नुक्ता नंबर 1 ही ये है कि IPPs को फिक्स्ड कैपेसिटी चार्ज ना दिया जाए, जितना वो प्रोड्यूस करें उतनी ही पेमेंट हो। दूसरा नुक्ता ये है कि IPP से कहा जाए कि कम से कम इस गर्मी के सीज़न में, जिसमें कुछ इलाकों में 12 घंटे, कुछ इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग है, लोग 300 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। जी, लोग बधा लें। ये तो 300 अमवात तो रिपोर्टेड है हुजूर, जो अनरिपोर्टेड हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो तो अननोटिस्ड ही गई है। बिल्कुल। नुक्ता नंबर 2 ये है। तीसरी चीज़ ये कि अशिया खुर्दो नोश पर आप जो 15 से 18% कर चुके हैं GST, उसको आप 5 से मैक्सिमम 10% तक लाएं, ठीक है ना। अच्छा, दालों आप देखें ना, गरीब का जो डिपेंडेंस है वो तो दाल रोटी पर है। बिल्कुल ऐसे। माश की दाल 400 से 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। कम से कम पल्सेस के रेट को तो आप मेंटेन कीजिए। इट शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज़। सब्जी भी नहीं खा सकते हैं, भिंडी 400 रुपये किलो, टमाटर 300 रुपये किलो। जी, अब तो सब्जी भी नहीं खा सकते। जी, सब्जी भी नहीं खा सकते। और अब ये जो महंगाई की लहर आई है, इसने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही है। मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था ARY की, जिसमें ये है कि अनमैरिड लोगों की शरह बढ़ती चली जा रही है। और ये कोई मजाक का उनसर नहीं, ये एक बहुत संजीदा टॉपिक है। बात दरअसल ये कि जब एक सिंगल आदमी की लाइवलीहुड पूरी नहीं हो पा रही, तो वो कहाँ से बीवी लाए, कहाँ से वो फैमिली बनाए, कहाँ से वो एक्सटेंड करे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत अब संजीदगी से
न सिर्फ सोचना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। सर दुनिया में भी ऐसे इकदाम हुए जाते हैं, जापान हमारे पास इसके लिए एक एग्जांपल मौजूद है, वहाँ भी ऐसे इश्यूज थे। चाइना ने जो है वो आबादी को बढ़ने से जो है वो रोकने के लिए इकदाम किए, लेकिन जापान में तो हमारे पास खैर चाइना का अपना एक इशू था, लेकिन जापान का तो एग्जैक्ट सेम ही मॉडल था लगभग, जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं उसी तरीके के हालात जापान ने भी फेस किए, पाबंदियाँ लगीं, लोग रुके, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखी। आपको लग रहा है कि ये जो 16 नुकाती एजेंडा आपने इस वक्त बनाया है चार्टर्ड ऑफ डिमांड, अल्लाह करे कि ये जो है वो कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आ सके, लेकिन इसका कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते जो दौरानिया है आपके तहत कितना इसको मिनिमम होना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके चीज़ें? क्योंकि आपने जो टैक्स की बात की अभी कि जी 5 से 10% होना चाहिए GST, जो कि 15 से 18% हो गया है, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है इस साल के बजट के लिए कि जी इतना तो हमने इसी से एक्सेप्ट करना है, निकालना है कि जो आगे लगाना है। तो क्या ये डूएबल है ये चीज़? देखिए दुनिया में हर काम डूएबल है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। सवाल ये पैदा होता है कि करने वाले हल्का इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार कितना संजीदगी से इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात ये बताइए, ये कुछ अरसा पहले की बात है कि रशिया में स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने कार्टेल बनाया था। बिल्कुल। वो न सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करते थे बल्कि अवाम का खून निचोड़ते थे। व्लादिमीर पुतिन साहब ने वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट किए। क्या ये पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत या रियासती इदारों के लिए मुमकिन नहीं है कि ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हो जाएं? क्यों ना हो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन? आप मुझे बताइए क्यों नहीं हो सकता? हर काम मुमकिन है अगर आप उसकी ठान लीजिए। अगर आपका फोकस ये है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना है वन वे और दी अदर, तो आप रिलीफ दे देंगे। पॉपुलेशन की देखिए, जहाँ तक आपने जापान और चाइना की मिसाल दी, चाइना हैज़ रिवर्स्ड इट्स पॉलिसीज़। कुछ प्रोविंसेस में जहाँ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी वहाँ अब 2 चिल्ड्रन पॉलिसी है। जापान में नौजवान नस्ल ख़त्म हो चुकी है एंड दे आर फियरिंग द टाइम जब नौजवान वहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान माशाल्लाह इज़ ब्लेस्ड विद ए यूथ पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 60%, और अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते, अगर हमारा मुल्क, हमारी रियासत इसका फ़ायदा नहीं उठाती, तो ये हमारी शूमी किस्मत ही होगी। एक बात और जो कल हमने मैं ब्रीफली चाहूँगा कि ये नुकात है उनको ब्रीफली मैं कर देता हूँ। एक तो मैंने कह दिया कि IPPs जितनी बिजली पैदा करें उतनी ही उन्हें पेमेंट हो। IPPs के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको रिविजिट किया जाए। बिजली की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए टू दी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जी अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये ज़रूर करे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहे कि कमर्शियल बैंक सोलर पैनल्स को इनकरेज करे और इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें ताकि ऑल्टरनेट वाइबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गए। जी अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये है कि हमारे यहाँ मराहत याफ्ता तबकात जो हैं जी, उनको आपने 1000 यूनिट, कहीं 1500 यूनिट, कहीं 2000 यूनिट, भाई ये मराहत ख़त्म की जाए। वो जो डिजर्व नहीं करते या जिनका हक नहीं है उनसे लेके उनको दिए जाएं। जो टैक्सेस तो उन्हीं पर दुरुस्त, IMF ने भी यही शिक रखी थी कि आप अमीरों से टैक्स लें। जी, जो हमारे ऐवान सदर हैं, वज़ीर आज़म हाउस हैं, गवर्नर हाउसेज हैं, उनकी भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें 25% कम से कम कटौती हो। अच्छा, जो अशिया खुर्दो नोश हैं, ख़ास तौर पे डेयरी आइटम्स जो हैं, दूध, इन पर जो विदहोल्डिंग टैक्सेस है, जो भी टैक्सेस हैं वो फिलफौर ख़त्म किए जाएं। अच्छा, दालों की कीमतें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया शुड नॉट एक्सीड 100 रुपीज़ अ किलो, ठीक है ना, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि देखिए गरीब आदमी बीफ, मटन
पोल्ट्री फिश तो खा नहीं सकता, उसका इन्हिसार है सब्जियों पर और दालों पर। अगर आप वो भी उसकी आउट ऑफ रीच कर देंगे तो आवाम जाएगी कहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन KE की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए। 5 कंपनीज को जिस तरह मोबाइल फोन का किया है, जैसे कि दुनिया भर में ये मॉडल है, वेस्ट के अंदर यही तरीका है, हेल्दी और फ्री एटमॉस्फेयर दिया जाए। अपनी पसंद का टैरिफ चूज कर सकते हैं जिस कंपनी का आपको पसंद है, फॉर हेल्दी कंपटीशन, ठीक है ना जरा जल्दी बढ़िएगा जनाब। और ये जो स्लैब रेट्स हैं ये यकसा किए जाए, ठीक है ना जनाब। ये नहीं कि पीक आवर्स फला आवर्स, ये सब खत्म होना चाहिए। और जनाब जितनी भी आपकी लग्जरी आइटम्स हैं, स्पेशली लग्जरी कार्स, उनकी इंपोर्ट को बंद किया जाए ताकि फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, अब इसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो इम्पॉसिबल हो या डूएबल ना हो, ठीक है जनाब। और इट जस्ट रिक्वायर्स थोड़ी सी फोकस, थोड़ी सी अटेंशन और केयरफुल प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज। सर विलनेस की भी थोड़ी सी यहाँ पर कमी नजर आती है। मैं वो तो पहले ही मैं गोश्तगुजार कर चुका हूँ कि जनाब अगर आपकी नीयत है और अगर आप संजीदा हैं इस बारे में तो आप ये मतलब बिल्कुल। अब्दुल समद साहब, ये जो चीज़ें आपने बताई इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं कि जैसे कि मैं अभी खुद से ही जो है वो कॉफ़ी पीना और ये ऑफिस से जो है वो पानी की बोतल लेना छोड़ दूं कि ये मेरी अपनी मराद के अंदर आ जाता है। अगर आप चाय कॉफ़ी और इस चीज़ का भी पार्लियामेंट से बिल खत्म करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू इन मिलियंस। आप मिलियंस सेव कर सकते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, नॉट मिलियंस, बिलियन सेव हो सकते हैं। तो ये काम तो खैर इसके लिए तो आपको 100% विल की ज़रूरत है, ना किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ना किसी और की इन्वॉल्वमेंट की। तो थैंक यू सो मच अब्दुल समद दादा भाई साहब, आप यहाँ पर आए और आपने हमें बड़ी डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें। नाज़रीन आपके लिए, कंज्यूमर्स के लिए माफ़ी चाहूँगा सर, अब्दुल समद साहब मेरे जहन में आ गए, तो अब्दुल सलाम साहब, तो थैंक यू सो मच सर। जाते जाते कंज्यूमर्स को भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप एक पैगाम दीजिए क्विकली और फिर उसके बाद हम नेप्रा का एक नोटिफिकेशन है हालिया, जिसमें नेप्रा ने कराची में अपना दफ्तर कायम किया है। अगर किसी सारिफ को के इलेक्ट्रिक से अपने बिल की ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई शिकायत है तो वो बिल की कॉपी मुंसलिक करके नेप्रा के दफ्तर ले जा सकते हैं विद क्रेडिबल एविडेंस। और सारिफ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक मजाज नहीं है आपकी बिजली काटने का जब तक कि नेप्रा उस कंप्लेंट का फैसला न कर दे। सर एड्रेस भी बता दीजिए ऑफिस का। इनका दफ्तर है अल बलद टावर्स और ये ऑफ टीपू सुल्तान रोड बेंगलोर टाउन की तरफ है। अच्छा, ये टीपू सुल्तान रोड के ऑफ साइड पर आता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो पता चल गई है। नाजरीन अगर आपको बिल से कोई भी शिकायत है तो आप नेप्रा के ऑफिस फौरन पहुंचिए। हम फिलहाल एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सबका ख्वाब होता है कि शहर के शोर शराबे से बहुत दूर कोई बस्ती आबाद हो जाए और हम सब वहाँ जाकर सुकून का सांस लें, जबकि बहुत से मिडिल क्लास और गरीब घराने जो सालों से किराए के घरों में रहते हैं उनका ख्वाब है कि उन्हें अपनी छत मिल सके। तो इसका हल है कि कमांडर सिटी, अगर आप शहर से दूर जाकर रह सकते हैं तो कराची और हैदराबाद के दरमियान काठौर के करीब एक ज़बरदस्त रिहायशी सोसाइटी का क़याम अमल में आ चुका है, जहां इंतहाई कम कीमत पर रिहाइश मिल सकती है। लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में हम कई साल से सुनते आए हैं लेकिन आज तक अवाम इनसे महरूम रहे हैं, लेकिन कमांडर सिटी ने इसे कर दिखाया है और यही कायद का असल पाकिस्तान है। बिल्कुल जी, कमांडर सिटी की खुसूसियात क्या हैं ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमांडर साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक? सर आपसे मिलके ना ऐसा लगता है कि जैसे रूह में ताजगी आ गई, क्योंकि जब आपके प्लान्स और आपकी फैसिलिटीज सुनते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी खुशी होती है। मुझे याद है अच्छे तरीके से, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आपसे इसी प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी और तब आपका विजन सुना था 2040 का। आज जब आपके साथ बैठे अभी वक्फे से पहले तो आपने एक नया विजन बताया 27 का, अपनी एक्सपो के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैं चाहूँगा कि आप बड़े अवामी इंसान हैं
आवाम से बड़े रिलेटेड है और आवाम का दर्द भी जो है वो अपने दिल में रखते हैं। तो मैं बीच में आना नहीं चाह रहा कि आप और आवाम जो है वो आपस में मुखातिब हो जाएं। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि सर एक तो ये बता दीजिए कि ये जो एक्सपो होने जा रही है इसकी क्या डिटेल है, आवाम को भी बताइए, और इससे उन्हें फ़ायदे क्या होने वाले हैं ये भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में, जो भी हालात, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन मुल्क की है, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर एक, आपकी जो वेजेस हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे कम हैं। बिल्कुल, महंगाई बढ़ी 2 से 3 गुना हुई पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें, लेकिन इनकम नहीं बढ़े, ना तनख्वाहें उस तरह से बढ़ी ना इनकम बढ़े। तो क्या हुआ कि लोग पिसते चले गए, और साथ बजाय रिलीफ देने के कि हमने नारे सुने कि 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, ये फ्री मिलेगा, लेकिन बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए, गैस के बिल इतने ज़्यादा हो गए, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई, आटा इतना महंगा हो गया कि लोगों के लिए अब महीना गुजारना मुश्किल हो गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ है जिसको हमने जो है एड्रेस किया है अभी कमांडर सिटी के अंदर। दूसरा ये कि घर जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क में। बहुत नारे हमने सुने, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि कोई इस तरह की जो है प्लानिंग करें कि हर शख्स को घर मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि घर का हुसूल मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है कि इस वक्त बिल्डर्स भी परेशान हैं और ज़्यादातर प्रोजेक्ट इस वक्त बंद पड़े। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक प्लान बनाया कि ना सिर्फ मैं इंतहाई सस्ते लो कॉस्ट घर देना शुरू करूं लोगों को, आवाम को, जितने भी लोग आए मेरे पास, मैं लाख भी, 2 लाख भी, 10 लाख भी, 20 लाख भी, करोड़ भी घर बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक टीम है बहुत बड़ी। लेकिन जितने लोग आएंगे हम उनको घर देंगे, और घर किस कॉस्ट में देंगे वो मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप हैरान रह जाएं, क्योंकि कमांडर सिटी में जो हमारा 80 गज का प्लॉट है जिस पे एक बेसिक घर बन सकता है 2 बेडरूम का, उसकी कीमत गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड है वो 32 लाख है। ठीक है, और 32 लाख होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक डेवलप्ड सोसाइटी है जहाँ सैकड़ों फैमिलीज रह रही हैं। लेकिन हम उस 32 लाख के प्लॉट पे घर बना के 18 लाख का दे रहे हैं। अच्छा। जी, कंस्ट्रक्टेड हाउस प्लॉट 32 लाख का जिसके ऊपर घर बना के आप 18 लाख का दे रहे हैं। ये 26, 27, 28 को एक्सपो है और तैयार, आप आके चाबी। ये एक्सपो भी पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि एक्सपो सेंटर के अलावा हम कमांडर सिटी में होने जा रहा है। कमांडर सिटी में इसलिए हम कर रहे हैं कि वो एक, जब आप वो कहते हैं ना सीइंग इज बिलीव, तो आप देखें, पूरा सिस्टम देखें कमांडर सिटी का, वहाँ के गार्डन्स देखें, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ का पूरा सिस्टम, फिर ये घर देखें और फिर पे करें और चाबी ले लें। ठीक है, अब ये इसमें प्लॉट भी शामिल है, उसकी कीमत और कंस्ट्रक्शन भी, तकरीबन 20 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन इस घर पे हुई है। ठीक है, अब मैं कैसे दे रहा हूँ एक अलग कहानी है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं करोड़ भी दे सकता हूँ घर इसी प्लानिंग पे। ठीक है, अब आपको जब घर मिल गया, 1 लाख रजिस्ट्रेशन, 18 लाख कीमत दे दी, 19 लाख में आप शिफ्ट हो जाएं। अब 1 साल के अंदर आपको 14 लाख रुपए देने हैं, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटीज़ एंड डेवलपमेट। क्योंकि पानी, बिजली, गैस और वहाँ अमेजिंग डेवलपमेंट, तो इस तरह ये 33 लाख का टोटल आपको पड़ेगा। ठीक है, इस कीमत पे एक अच्छी सोसाइटी में प्लॉट नहीं मिल सकती। ये तो हो गया घर। ठीक है, जो लेगा इन्वेस्टर भी लेगा। अब मेरे एक दोस्त ने कहा जी मुझे 5 चाहिए, मैंने कहा आप क्या करोगे, आप तो अमीर आदमी हो, तो उसने कहा किराए पे दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि किराए अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। अब किराए पे क्या हो गया, गरीब आदमी आएगा। अच्छा, अब मैं इससे बड़ा काम जो करने चला हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे जो भी उधर आ गया, बेशक किराए पे आ गया, एक मजदूर आ गया, एक गरीब आदमी आ गया, तो अब उसकी मुझे ज़िंदगी बदलनी है, जिसके लिए हमने शुरू किया है ऑपरेशन अपलिफ्ट। ऑपरेशन अपलिफ्ट क्या है कि हमने सिटी के हर रेजिडेंट को स्किल्ड करना है। ठीक है, उसको एक स्किल देना है और उस हुनरमंद बना के उसके मंथली इनकम को 1 लाख रुपए तक लेके जाना है। ओके, उसकी इनकम को अपलिफ्ट करके 1 लाख रुपए तक लेके जाना है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है कि जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है। बिल्कुल, मैंने एक कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया 500 घरों का, और एक ठेकेदार से करोड़ों रुपए का ठेका तय कर लिया। अब क्या होता है कि वो ठेकेदार कमाता है और मजदूर बेचारा
वही 1000 रुपए दिहाड़ी और 2 दिहाड़ी पे रखते हैं। तो मजदूर की हालत तो नहीं बदली, ठेकेदार की बदल गई, वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो अब मैंने क्या किया, ठेकेदार को माइनस कर दिया। अच्छा, अब मैंने कहा ये जो ठेका है ये सारे मजदूरों का और कारीगरों का है और सारा पैसा ठेकेदार का इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो मजदूर 30,000 कमाता था वो ग्रेजुअली अब 1 लाख कमाना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, जब हमारा इनकम बढ़ता है ना, हम में वो शर्म ख़त्म होती है। देखें यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँ कि माली आ जाओ मेरे पास या मजदूर आ जाओ, मिस्त्री, तो वो बड़ा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन यही लोग जब दुबई में जाते हैं, जब इनको दरहम मिलते हैं, जब इनको रियाल मिलते हैं सऊदीया में, तो वहाँ झाड़ू भी लगाते हैं, वहाँ बर्तन भी धोते हैं। तो प्राइड फील करना चाहिए काम में। ठीक है, जो भी कौम काम पे लगती है, देख चाइना की मिसाल, ठीक, क्या किया माओ ज़ेडुंग ने कि उसने काम पे लगाया लोगों को, सबको काम पे लगाया, होम इंडस्ट्रीज लगा दी, घरों से बनाओ, घरों में। तो ये काम करो बस। हमारा क्या है कि हम कॉटेज इंडस्ट्रीज का जाल बिछा रहे हैं कमांडर सिटी में। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का जाल बिछा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से हम स्किल्ड लोग हायर कर रहे हैं और हर स्किल्ड लोग शख्स के साथ एक नॉन स्किल्ड कमांडर सिटी का रेजिडेंट वो 6 महीने में स्किल्ड हो जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन अपलिफ्ट है, जो 3 साल का प्लान है हमारा कि 2027 तक 5,000 घर मुकम्मल ना करें, बल्कि 5 से 10,000 लोगों को हम स्किल्ड दे के उनका इनकम हम 1 लाख रुपए तक कर दें, ताकि उसके दोनों मसले हल हो जाएं। ठीक है, बाकी जो फैसिलिटी सिटी में वो तो सबको पता है, खाना फ्री है, 2 वक्त का बिजली फ्री है, 100 यूनिट, हो सकता है मैं आगे 200 या 300 ग्रेजुअली इसको भी ज़्यादा कर दूं मैं, लेकिन इस वक्त 100 यूनिट फ्री है और गरीब आदमी 100 यूनिट से ऊपर नहीं जाता। इस तरह हेल्थ कार्ड हमने दे दिए हैं, पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। उसकी लिमिटेशन कितनी है? 4 लाख रुपए उसकी जो 4 लाख, और ये किराएदार के लिए भी है? ये तमाम जो वहाँ आ गया रहने के लिए, चाहे वो किराए पे हो चाहे उनका घर हो, उनके लिए, उन दोनों के लिए ये हमने मेडिकल इंश्योरेंस का सिस्टम रखा है, बहुत बड़ी चीज़ ठीक है। दूसरा, वहाँ पे पानी मुफ्त मिलता है, वहाँ के लोग एक्वाफिना स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पानी मुफ्त पीते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारा मतलब वो पानी आता नहीं है घरों में, वो पहले ही आप लोगों ने हमने फ्री कर दिया है वो। ठीक है, हम इस वक्त वो पानी 24 करोड़ लोगों को भी बेचेंगे। इस वक्त कराची में बहुत तेज़ी से हमारा ब्रांड पॉपुलर हो रहा है, CCI प्योर के नाम से, मिनरल वाटर। ठीक है, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे है और सिटी के लोगों के लिए फ्री है, सिटी के लोगों के लिए फ्री तक मैच कर जाता है। इस तरह वहाँ खालिस दूध हमने शुरू किया, हम अपनी भैंसें ले आए, वहाँ के लोग खालिस 100% खालिस दूध पीते हैं। हम आगे कुकिंग ऑयल ला रहे हैं, हम उनकी लाइफ बढ़ाएंगे, हम उनकी बीमारियाँ ख़त्म करेंगे। यही इसी को सिस्टम कहते हैं ना, ये सिस्टम है। हम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, बोले उधर सिस्टम है, उधर खालिस ग़िज़ाएँ हैं, खालिस दवाएँ हैं, ठीक है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। अब मैं 92 में UK गया था, एक ट्रेनिंग थी मेरी, तो पहले महीने की जो मुझे तनख्वाह मिली उसके अंदर मैंने एक गाड़ी ख़रीदी सेकेंड हैंड, उसमें मैंने एक अपार्टमेंट किराए पे लिया, उसको पूरा मैंने फर्निश किया और आधी तनख्वाह बाकी बच गई मेरे पास। ठीक है, स्टैंडर्ड इतना, ये बात कर रहा हूँ कि आपने, ठीक है, महंगाई होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है, लेकिन उसके साथ अगर आप ऐसे रिसोर्सेज नहीं क्रिएट कर रहे कि लोगों का इनकम बढ़े, तो आप लोगों को पीस रहे हैं और लोग पिस रहे हैं इस वक्त ना। तो अब किसने मसीहा बनना है? किसी शख्स ने तो मसीहा बनना है। तो ये मैं एक मॉडल बना के 2027 तक तमाम सियासतदानों को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अगर नियत खालिस हो जाए तो देखें खुशहाली आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो ये मैं एक साबित कर, खुशहाली के लिए जो है ये काम हो रहा है। अच्छा, आपका दावा है कमांडर साहब कि ये जो सिटी है बेसिकली ये असल में कायद का पाकिस्तान है, यहाँ क्या चीज़ इस वक्त जो है वो बाकी रह गई है 2027 तक लाने में? क्योंकि जो जो फैसिलिटीज़ आपने बताई हैं वो तो तकरीबन आ चुकी हैं। अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है जो कि आपने प्लान किया है? एक वक्त आपका प्लान था 2040 का, अब आपने उसको लिमिटेड कर दिया, आपने कहा नहीं मैं 27 तक रहूंगा, बाकी जो है वो फिर इसको लोगों के हवाले कर दूंगा, ट्रेन किए हुए लोग, बिल्कुल वो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी बाकी रह गई है अभी? कौन सी जिद्दत लाना जो है वो रह गई? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप कोई भी लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल आपका स्काई हाई होना चाहिए। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों को लेक्चर भी देता हूँ, तो उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चों गोल्स अपने आसमान इतने बुलंद रखो कि लोग हंसें आप पे। क्या ये क्या सोच रहा है बच्चा? वाइट ब्रदर्स की तरह मैं जहाज बनाने जा रहा हूं। अच्छा, हाँ, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म्स बनाओ।
अगले 3 साल क्या करना है, अगले 5 साल क्या करना है, ठीक है, और फिर सारा फोकस उस शॉर्ट टर्म गोल पे कर दो। तो ये जो विजन 2040 है, इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। एक विजन 2025, विजन 2030 और 40। अब 25 डिस्टर्ब हो गया कोरोना की वजह से, तो 2 साल लेट हो गए, 27 बन गया। अच्छा, अब ये बता दीजिए मुझे कि 120 गज का घर कितने का मिल जाएगा आपके? हमारे जो लो कॉस्ट घर हैं ये 80 गज के हैं ना। अच्छा, 80 गज के इसलिए कि बुनियादी ज़रूरत सबसे पहले मैंने पूरी करनी है, ठीक है। अमीर आदमी के लिए तो मेरे पास 500 गज भी है, 250 गज भी है, लेकिन आप 80 गज के घर पे इस वक्त मैं फोकस कर रहा हूँ। 120 गज का आपको 70-75 लाख में मिलेगा। बस फिर तो मैं लेने जा रही हूँ। हाँ, 120 गज का घर 70-75 में मिल जाएगा। वो फिर हम स्पेशल डिस्काउंट कोई कोटा भी निकलवाएंगे सहाफियों का, लेकिन बाकी आवाम तक पहुँच ज़्यादातर चीज़ें जो कायद का पाकिस्तान में मैंने कहा था वो सब हो गई हैं। वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी बननी रह गई है। एक हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल, वो मैंने 3 साल में मुकम्मल करना है। ओल्ड होम, यतीम खाना, ये मैंने मुकम्मल करना है। तो ये मॉडल अपनी शेप में आ जाएगा। 5000 घर, 25000 लोग, दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी। ये इंशाल्लाह मैं 2027 तक करके दिखाऊंगा। ये कायद का पाकिस्तान 2027 में इंशाल्लाह आएगा, और चंद ही चीजें इसके अंदर रह गई हैं जो कि आपने बताई थी। थैंक यू सो मच कमांडर साहब, आप हमारे साथ थे। और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपको बता दें नाजरीन कि 26, 27, 28 को जो है वो एक्सपो होने जा रही है कमांडर सिटी के अंदर ही। कमांडर सिटी की एक्सपो होने जा रही है, तो जरूर जाइएगा आप लोग। अच्छा, टाइम फ्री शटल सर्विस है तीनों दिन। हाँ जी, मलीर में हेड ऑफिस से, हमारे कमांडर बिल्डर हेड ऑफिस से 4 बजे से रात 12 बजे, 4 से 12 तक जो है वो आपको फ्री शटल भी जो है वो मिल जाएगी मलीर वाले हेड ऑफिस से। बाकी डिटेल आपकी इंटरनेट पे, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो वहां से भी आप चेक कर लीजिएगा। नाजरीन, वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए स्पोर्ट्स की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने 3 ऐसी पाकिस्तानी बहनों से आपकी मुलाकात करवाई थी जिन्होंने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में फतूहात का सिलसिला शुरू किया था। और अब खबर यह है कि उन 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में नई तारीख रकम करते हुए एक ही इवेंट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 5-5 गोल्ड मेडल्स जीत लिए और मजमूई तौर पर 15 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान के नाम किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। जी नाज़रीन, तो अब वक्त आ गया है आपकी मुलाकात कराने का सुहेल सिस्टर से, जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सुहेल सिस्टर्स। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि वेरोनिका आप में से कौन है, ट्विंकल कौन है और सिबल कौन है, ताकि हम जरा नाम लेकर मुखातिब कर सकें। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। जी जी, आप वेरोनिका हैं? ट्विंकल सुहेल। आप मैं सिबल सुहेल। आप सिबल हैं। सिबल, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कितने वेट कैटेगरी के लिए जो है वो क्वालिफाई किया था और फिर आपको जो है ये मेडल मिला है। आपके साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो कम्पीट कर रही थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिबल सुहेल है। मैंने 52 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल विन किए, 4 क्लासिक में और 1 क्विक में। और इसमें जो थी 20 से 25 कंट्रीज थी और ये मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। बेहतरीन। तो जो आपने ये कैटेगरी आपने बताई 52 kg की आपकी कैटेगरी थी जिसमें आपने ये लिफ्ट किया है, तो मुझे ज़रा ये बताएंगे आपकी ये कितना वेट था जो कि आपने उठाया था, क्योंकि ज़रा पता चल जाएगा हमारी ख़वातीन जो है वो भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, कोई डाइट वाइट बताएं, क्या इस्तेमाल करती है? हम लोगों को इसमें अपना बॉडी वेट मेंटेन रखना पड़ता है। मुझे और वेरोनिका को वेट इंक्रीज करना पड़ता है, तो हम लोग अपने प्रोटीन कार्ब्स और जो अपने विटामिन्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पर ध्यान रखते हैं। इसमें स्पेशल डाइट यूज़ करते हैं जिसमें मीट, चिकन और फिश और इस तरह की जो हेल्दी डाइट होती है वो यूज़ करते हैं। और मेरा अपना माइनर 84 कैटेगरी में मैंने 5 गोल्ड मेडल विन किया है और मैं ऑलरेडी मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं जब भी मुल्क से बाहर गई हूँ मेरे पास गोल्ड मेडल ही थे अभी तक। वेरी गुड, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये तो बेहतरीन, मतलब आपने तो सोहेल साहब से ये कह दिया कि जी मैं जाऊंगा, आपकी छोरी गोल्ड ही लाएगी जब भी जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा वेरोनिका आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइएगा कि आपने कितनी कैटेगरी के लिए जो है वेट कैटेगरी आपकी क्या थी और आपके मेडल्स कितने?
अस्सलाम, मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 4 टाइम की। अभी रिसेंटली मैंने 57 कैटेगरी में 4 गोल्ड क्लासिक में और 1 गोल्ड इक्विपमेंट लिया, टोटली 5 गोल्ड लिए थे। 20 to 25 कंट्रीज थे और 200 to 250 प्लेयर्स थे जो कम्पीट कर रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि हम तीनों बहनें गई हैं और हम तीनों बहनें 5-5 गोल्ड मेडल लेके आई। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं तीनों बहनों से 275 kg वेट लिफ्ट किया था। 275 kg, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। हमारे तो डेड लिफ्ट के अंदर चक्कर आ जाएंगे ये सोचते के साथ ही, ब्लैकआउट हो जाएगा, लाइट किसने बंद की वाला माहौल हो जाता है हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, तीनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं कि वेट मेंटेन करना अपनी कैटेगरी के लिए, जैसे एक ने 52 कैटेगरी में किया, एक ने 84 में किया, एक ने 57 में किया, कैटेगरीज के लिए मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अगर आप 84 के लिए कर रहे हैं कैटेगरी पे और आप 80 पे हैं, तो वो 4 kgs आपने कवर करने, तो या आप पहले से प्री प्लान कोचेज आपको पहले से बता के रखते हैं या आप लोग अपने वेट के हिसाब से ही कैटेगरी चूज करते हैं? बेसिकली हम लोग जो सिस्टर्स हैं, एक तो जो कोच है हमारे मलिक राशिद साहब, वो हम लोगों को डाइट प्लान देते हैं। तो डाइट प्लान ऐसा होता है कि मैंने वेट जो है मेंटेन करना होता है, इन दोनों ने गेन करना होता है। तो हम लोगों की कैटेगरीज जो है वो कोचेस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग ऐसे करवाते हैं मलिक राशिद साहब और डॉक्टर अदनान जब्बार, तो वही डिसाइड करते हैं कि कौन किस कैटेगरी में खेलेगा ना। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, आपको जो ये इंटरनेशनल टूर्स के लिए फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, क्या हर्डल्स हैं? हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होगा, तो सोहेल सिस्टर्स मैं चाहूँगा कि विद इन फ्यू सेकंड्स आप इसे ज़रा सम अप करें। असल में अभी तो हम लोग इस सेगमेंट पे गए हैं, तो हमें स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने टिकट्स प्रोवाइड किए हैं, पर नेक्स्ट जो हमारी हमारा एम है कि हम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करें और मेडल भी विन करें। उसके लिए हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, स्पॉन्सरशिप दिया जाए, ताकि हम लोगों को जो मेंटली स्ट्रेस होता है ट्रेनिंग का हो स्ट्रेस, वो हम अपनी ट्रेनिंग करेंगे, बट हमें ये स्पॉन्सरशिप का स्ट्रेस ना हो, हम फुली फ्रीडम की तरह ट्रेनिंग कर सकें। बिल्कुल जी, आपको ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। गवर्नमेंट तक, हुकाम बाला तक आपकी आवाज़ जो है वो पहुंच गई है। आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपके मेडल्स, एंड थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान को जो है वो ये मेडल्स जितवाए और यहाँ तक पहुँचाया। सोहेल सिस्टर्स, बेंजामिन सिस्टर्स के बाद अगर कोई सिस्टर्स याद रखी जाएगी तो वो सोहेल सिस्टर्स होंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और नाजरीन, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, आज का वक्त जो है वो तमाम हो चला है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए दुनिया बोल है में मुझे और अफशीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।